लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बारे में बात किया था। हमने बेसिकली बात किया था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और उसके कारण करंट कैसे फ्लो होता है। ठीक है, फिर हमने थोड़ा सा ओम्स लॉ के बारे में भी पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि एक जो ओम्स लॉ का बहुत फेमस इक्वेशन है V इज इक्वल टू आई आर के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा वी आई ग्राफ के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने आई वी ग्राफ के बारे में पढ़ा था। तो हमने ये सब चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, आज हम थोड़ा सा डिटेल में जाकर आज हम थोड़ा रेजिस्टेंस को और डिटेल में जानेंगे कि यार रेजिस्टेंस एक्चुअली में होता क्या। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस का हम लोगों ने डेफिनेशन ये पढ़ा था। इसका डेफिनेशन होता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट। मतलब इसका मतलब क्या होता है, देखिए मान लीजिए आपके पास एक वायर है और आपने इस वायर को एक सेल से कनेक्ट किया हुआ है। ये है प्लस और ये है माइनस। अब नॉर्मल सिचुएशन में होता क्या है, मान लीजिए अगर मैं इस सेल को निकाल देता हूं तो होता क्या है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इन सब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन रैंडम होता है। ये ऐसा जाता है, कोई ऐसा जाएगा, कोई नीचे जाएगा, कोई इस तरफ जाएगा, कोई इस तरफ जाएगा, सबका डायरेक्शन रैंडम होता है। पर जैसे ही मैं एक सेल कनेक्ट कर देता हूं तो ये होता है प्लस और ये होता है माइनस। ये वाला जो प्लस वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं हाई पोटेंशियल और जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं लो पोटेंशियल। इसका मतलब है ये वाला पार्ट हो जाता है प्लस, ये वाला पार्ट हो जाता है माइनस। मतलब ये वाला पोटेंशियल, ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाता है हाई पोटेंशियल और ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाता है लो पोटेंशियल। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन सारे भागेंगे हाई पोटेंशियल की तरफ, मतलब प्लस की तरफ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ भागेंगे। बट हमने एक चीज पढ़ी थी लास्ट टाइम, हमने क्या पढ़ा था? डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट। इसका मतलब है अगर आपका इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा। तभी तो करंट हमेशा प्लस से माइनस फ्लो होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इस चीज के बारे में पढ़ा था। अब रेजिस्टेंस इसमें कहां से आता है? देखिए, जब आप एक वायर के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट करते हो, मतलब जब आप एक प्लस और माइनस क्रिएट करते हो, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टकराते हैं पॉजिटिव आयन से। अब ऐसा होता क्यों है? देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमने प्लस हमने बैटरी कनेक्ट की तो हमने ये साइड पॉजिटिव कर दिया और ये साइड नेगेटिव कर दिया। अब इसी दौरान होगा क्या, ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ भागेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्जेस की तरफ भागेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्जेस की तरफ भागेंगे। अब इसी दौरान होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं और इन पॉजिटिव आयन से टकराते हैं। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव आयन से टकराते हैं तो क्या होता है, इनका जो स्पीड है, ठीक है, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस्ट हो जाती है। और जो ये काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट होती है ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है और यही हीट एनर्जी आपका वायर को गर्म करता है। होता है ना काफी बार जब आप एक वायर को अगर आप एक स्विच पे लगा देते हो, काफी टाइम बाद ऐसा होता है कि वायर थोड़ा सा गर्म हो जाता है। वो इसीलिए गर्म होता है बिकॉज ऑफ इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जब आप एक वायर पे जब आप एक बैटरी कनेक्ट करते हो तो बेसिकली जब आप वायर का एक पार्ट को प्लस करते हो और एक पार्ट को माइनस करते हो तो ये सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि फोर्स क्रिएट हो चुका है। ठीक है, आपने बैटरी लगा दिया, यहाँ पर आपने एक प्लस क्रिएट कर दिया, यहाँ पर आपने एक माइनस क्रिएट कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन सारे इस तरफ भागेंगे। और इसी दौरान होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव आयन से टकराते हैं, ये इससे टकराएगा, फिर इसके बाद इससे टकराएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी, इट विल गेट कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। फिर इलेक्ट्रॉन आगे भागेगा, मान लो यहाँ पर एक और पॉजिटिव आयन है, ये इससे टकराएगा, वापस यहाँ से हीट एनर्जी रिलीज होगी। फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, यहाँ पर एक और पॉजिटिव आयन है, इससे टकराएगा, तो वापस हीट एनर्जी रिलीज होगी। तो ये जितनी बार टकराएगा ना पॉजिटिव आयन से, उतनी बार इसकी हीट एनर्जी रिलीज होगी। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कौन? पॉजिटिव आयन रेजिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कब होगा? रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा तब होगा जब इलेक्ट्रॉन्स बहुत बार पॉजिटिव आयन से टकराएंगे, बहुत बार पॉजिटिव आयन से टकराएंगे, है ना, तो उस टाइम रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। तो इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट, या फिर कई कई टेक्स्ट बुक में आपको इसको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिखेगा। तो बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन
कौन ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को? ये पॉजिटिव आयंस। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस होता है। तो ये एक जनरल ओवरव्यू है रेजिस्टेंस का। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि रेजिस्टेंस एक्चुअली में होता क्या है। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे लेकर जाते हैं। तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं। नाउ लास्ट टाइम हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, हमने पढ़ा था ओम्स लॉ। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बेसिकली क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन द करंट flowing across a wire is directly proportional to the potential difference applied across conductor। ठीक है, अच्छा इसमें एक तो बेसिकली होता है क्या? बेसिकली ये होता है अगर एक कंडक्टर है और एक कंडक्टर के अक्रॉस आपने एक पोटेंशियल एक बैटरी कनेक्ट किया, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि मैंने पोटेंशियल डिफरेंस या मैंने बैटरी कौन सी लगाई है। अगर आप 6 वोल्ट की बैटरी लगाओगे तो हो सकता है, मैं जिस रैंडम अजम्पशन ले रहा हूँ, अगर मैंने 6 वोल्ट की बैटरी लगाई तो हो सकता है 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, बट जब मैं 12 वोल्ट का लगाऊंगा तो ये करंट बढ़ के 6 एम्पियर हो जाएगा। मैं जब मैं 18 वोल्ट का लगाऊंगा तो ये करंट जो है ये 9 एम्पियर का हो जाएगा। तो बेसिकली जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे हो ना, आपका करंट जो है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, ये लॉजिकल चीज है, लॉजिकल चीज है इसमें। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोवाइडेड दैट फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, काफी बार ऐसा क्या होता है बच्चे, ये वाली जो लाइन है ना अक्रॉस द कंडक्टर, ये वाली लाइन जनरली बच्चे लिखना भूल जाते हैं और बोर्ड इसी लाइन के लिए मार्क्स कट करता है। तो ये चीज को याद रखना। अच्छा, अब इसमें ये बोल क्या रहे हैं कि प्रोवाइडेड दैट फिजिकल एंड टेम्परेचर, प्रोवाइडेड दैट फिजिकल कंडीशन, सॉरी प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। ये जो टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट है ना, ये आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा जब हम फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि हमने ओम्स लॉ का ये जनरल इक्वेशन है जो बेसिकली ये बताता है कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा। अगर मेरे को प्रोपोर्शनलिटी साइन हटानी है तो मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दूंगा। जब मैं इस आई को नीचे लेकर जाऊंगा तो ये v अपॉन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और इसी कॉन्स्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो v अपॉन आई इज इक्वल टू, और ये हमारा ओम्स लॉ का इक्वेशन है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लास्ट टाइम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा था। फिर हमने इसके बारे में स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ के बारे में पढ़ा था, हमने स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ के बारे में पढ़ा था। आप उसको पिछले वीडियोस में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है, बेसिकली ये रेजिस्टेंस, ठीक है हम लोग समझ तो गए रेजिस्टेंस मतलब एक वायर होता है, और जब आप इसके अक्रॉस एक बैटरी लगा देते हो तो ये हो जाता है प्लस, ये हो जाता है माइनस, तो ये हो जाता है प्लस, ये हो जाता है माइनस, सारे इलेक्ट्रॉन भागने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इनकी जो स्पीड होती है इसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट बोलते हैं। ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है? ड्रिफ्ट मतलब होता है अगर आप कोई चीज पर फोर्स लगाते हो, आप कभी भी कोई चीज पर फोर्स लगाते हो, तो अगर वो फोर्स के कारण मूव हो रही है, जैसे एक एग्जांपल मान लेते हैं ओशन, ओशन मूवमेंट है, ओशन का जो मूवमेंट है विंड के कारण, दैट्स अ ड्रिफ्ट मूवमेंट, क्योंकि वहां पर विंड एक फोर्स लगा रहा है जिसके कारण ओशन के पानियों का मूवमेंट हो रहा है। तो उसी तरह यहाँ पर जब आप एक प्लस और माइनस क्रिएट करते हो तो इलेक्ट्रॉन, आपने बेसिकली एक फोर्स क्रिएट किया है जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन सारे इस तरफ भागते हैं, और इसी दौरान होता क्या है, ये पॉजिटिव आयन से टकराते हैं, हीट एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो चुकी है, फिर ये वापस आगे जाते हैं, फिर एक और पॉजिटिव आयन से टकराते हैं और वापस हीट एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अब देखिए अभी जो रेजिस्टेंस है ना, तो ये ठीक है, ये तो हम समझ गए कि ऐसा होता है, बट यार ये रेजिस्टेंस और किसी चीज पे डिपेंड करता है क्या? बिल्कुल, ये 4 चीजों पे डिपेंड करता है, 4 चीजों पे। सबसे पहले रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ वायर से। अच्छा मैं यहाँ पर कुछ चीजें बता देता हूँ। ठीक है, हमेशा याद रखना कभी भी मैं कोई भी चीज ऐसे लिख रहा हूं जैसे a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, इसका मतलब होता है कि अगर आप a को बढ़ाओगे तो आपका b भी बढ़ेगा। काफी बार मैं जब तुमको पढ़ा रहा हूँ मैं एरो यूज करूंगा बेसिकली बताने के लिए, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। और अगर मान लो आपके पास कोई ऐसी चीज है जो जिसमें लिखा हुआ है a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b, इसका मतलब होता है आप एक चीज को बढ़ाओगे तो दूसरी चीज घटेगी, या फिर अगर आप एक चीज को घटाओगे तो दूसरी चीज बढ़ेगी। ठीक है, समझ गए?
ओके, सो सबसे पहली जो चीज है वो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मान लो मेरे पास एक वायर है, ठीक है, और मेरे पास एक छोटी सी वायर है, दोनों सेम थिकनेस के बट इनकी लंबाई अलग है सिर्फ। अब इसमें अगर जो इलेक्ट्रॉन है ये जब ट्रैवल करेगा, मान लो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव आयन से इधर टकराएगा, फिर ये और आगे जाएगा, वापस एक और पॉजिटिव आयन से टकराएगा, फिर ये और आगे जाएगा, वापस एक और पॉजिटिव आयन से टकराएगा, फिर ये और आगे जाएगा, वापस टकराएगा, फिर वापस टकराएगा। तो क्या हो रहा है? इसको रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वायर की लंबाई बहुत है। आप वायर को और लंबा कर दो, ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसको पॉजिटिव आयन से रेजिस्टेंस और ज्यादा मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि लेंथ ऑफ वायर ज्यादा है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव आयन से टकराएगा, फिर ये आगे जाएगा, वापस एक और पॉजिटिव आयन से टकराएगा, बस। तो यहां पर रेजिस्टेंस इसको कम मिला। क्यों कम मिला? बिकॉज लेंथ ऑफ वायर कम था, है ना। तो यहां पर आप देख सकते हो एक दोनों, एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज भी बढ़ रही है, एक चीज कम हो रही है, दूसरी चीज कम हो रही है। इसलिए मैंने यहां पर लिखा आर, या फिर जो रेजिस्टेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, समझ गए। नाउ दूसरी चीज जो है वो है, सेकेंड पार्ट जो है वो है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये जो रेजिस्टेंस है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनिए, ये मार्कर है। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब होता है अगर मैं इस मार्कर को बीच में से कट कर दूं, अगर मैं इस मार्कर को बीच में से कट कर दूं तो आपको जो शेप दिखाई देगा सामने से वो एक सर्कल दिखाई देगा। तो इस सर्कल का एरिया, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे ये अगर मान लीजिए एक बुक है, अगर इस बुक को मैं बीच में से कट करूं तो आपको कौन सा शेप दिखाई देगा? रेक्टेंगल। तो उसका एरिया इज कॉल्ड द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जब आप कोई भी चीज को बीच में से कट करते हो तो उसका जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, अच्छा, तो रेजिस्टेंस बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे? अब ध्यान से सुनिए, मान लो ये आपके घर का दरवाजा है और इस दरवाजे से मैं बोलता हूँ कि 20 बच्चों को जाने के लिए, 20 स्टूडेंट्स को मैं बोलता हूँ इस दरवाजे से जाने के लिए। ये किसका है? ये होम डोर है, घर का दरवाजा। तो जाहिर सी बात है जब मैं 20 बच्चों को एक साथ जाने के लिए बोलूंगा तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे एक दूसरे से टकराएंगे, रेजिस्ट करेंगे बाहर जाने के लिए, है ना। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा क्योंकि भाई ये दरवाजा छोटा है थोड़ा। बट अगर मैं सेम उन्हीं 20 बच्चों को बोलूं, मैं आप एक मॉल, बड़ा सा जो मॉल रहता है ना, मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो भी है, उसके डोर से आपको जाने के लिए अगर मैं बोलूं ये 20 बच्चों को, तो क्या होगा? वो इजिली जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका एरिया क्या है? इसका एरिया बड़ा है। दैट्स वाई ये जो 20 बच्चे यहां से इजिली निकल गए बिना कोई रेजिस्टेंस के या फिर बहुत ही कम रेजिस्टेंस के। और यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा था। क्यों? क्योंकि एरिया जो है वो बहुत कम था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस ज्यादा है, एरिया कम, और एरिया ज्यादा, रेजिस्टेंस कम। तो कभी भी कोई एक चीज बड़ा, एक चीज बढ़ती है दूसरी चीज कम होती है, या वाइसी वर्सा होता है, तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, समझ गए। तो ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर जो है वो ये है कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल। आर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब होता है, मान लीजिए आपके पास दो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ए जो है वो है सिल्वर, या चलिए कॉपर ले लीजिए, ये है कॉपर। और जो ऑब्जेक्ट बी है सेम है, वो है आयरन। अब मैं अगर आपको इसमें से बोलूं कि ठीक है, इसमें मैं कौन सा मटेरियल आपको लगता है कि मैं उसको एज अ गुड कंडक्टर बहुत ज्यादा यूज कर सकता हूँ? तो जाहिर सी बात आप बोलोगे कॉपर ही बोलोगे, क्योंकि इसको हम लोग वायर में यूज करते हैं। आयरन हम लोग प्रेफर नहीं करेंगे। तो क्यों आयरन प्रेफर नहीं करेंगे? बिकॉज आयरन की जो रेजिस्टेंस होती है वो कॉपर से ज्यादा होती है थोड़ी, इसलिए हम लोग वायर में हमेशा कॉपर यूज करते हैं, आयरन कभी भी यूज नहीं करते, क्योंकि कॉपर की जो रेजिस्टेंस होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू आयरन। ठीक है, तो कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है और आयरन का रेजिस्टेंस उसके मुकाबले थोड़ा ज्यादा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मेरा रेजिस्टेंस है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। अब मान लीजिए अगर मैंने सिल्वर ले लिया, तो इसका रेजिस्टेंस तो और भी कम होगा, है ना। तो मतलब कॉपर से भी इसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो इसमें करंट बहुत अच्छी तरीके से फ्लो हो पाएगा। बट जाहिर सी बात हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं वायर में, बिकॉज ये बहुत महंगा है। ठीक है, और जो चौथी चीज है जिस फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो है रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर।
तो मैं डिपेंड से बेसिकली मैं और इससे बेटर बोल दूंगा कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर पे ये डायरेक्टली वेरी करता है। लाइक अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ाते हो तो आप, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज अगर आपका ये एक वायर है और इसमें ये जो पॉजिटिव आयंस है, जब आप इनको हीट करोगे तो ये सारे पॉजिटिव आयंस रैंडमली मूव करेंगे, तो जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है उसको और ज्यादा रिस्ट्रिक्शन मिलेगा, समझ रहे हो, और ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा, जिसके कारण रेजिस्टेंस और बढ़ेगा। तो जब आप टेम्परेचर कभी भी किसी एक मटेरियल का बढ़ाते हो तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। ठीक है, उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। ठीक है, समझ गए? सो ये 4 फैक्टर्स हैं जिस 4 फैक्टर्स पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम आते हैं उस मेन चीज पर जो हम लोगों ने ओम्स लॉ में एक चीज छोड़ी थी। हम लोगों ने ओम्स लॉ में एक चीज डिस्कस की थी, प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जब आप एक सेल आपने कनेक्ट कर दिया और मान लीजिए कोई वायर है, ठीक है, यहां पर मान लीजिए मैंने कंडक्टर लगाया। अब होता क्या है, जब इसमें से अगर करंट पास होगा, ठीक है, जब इसमें से करंट पास होगा, मान लीजिए आई करंट पास हो रहा है और यहाँ पर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस पी लगाया है। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे जैसे इसमें से करंट पास होगा, जैसे जैसे इसमें से करंट पास होगा तो वायर जो है, वायर थोड़ा सा हीट होगा, क्योंकि ये नॉर्मल चीज है। आप कभी भी कोई वायर में से करंट पास करोगे, नो मैटर उसकी रेजिस्टेंस कितनी कम है, थोड़ा सा तो वो हीट होगा। और जब इस वायर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, है ना, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। और अगर आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो जो V अपॉन आई इज इक्वल टू आर का जो रिलेशन है, तब वो वैलिड नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए ना, आपका आर वेरी हो रहा है ना, आपका आर वेरी हो रहा है। देखिए, जब मैंने आपको ओम्स लॉ का मैंने आपको बेसिकली इक्वेशन लिखवाया था, मैंने बताया था कि अगर 2 वोल्ट है तो मान लीजिए करंट 5 एम्पियर है। मैंने 4 वोल्ट बोला, फिर मैंने बोला 10 एम्पियर, फिर उसके बाद मैंने 6 वोल्ट बोला, मैंने बोला 15 एम्पियर, फिर मैंने 8 वोल्ट बोला, उसके बाद मैंने बोला 20 एम्पियर। तो यहाँ पर आप रिलेशन देख सकते हो कि रिलेशन एकदम वेरी कर रहा है, मतलब 2 पे 5 है, 4 पे 10 है, 6 पे 15 है, 8 पे 20 है ना, नॉर्मली मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर अज्यूम किया है कि वायर का टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं है, वायर का टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं है। तो दैट्स व्हाई मैं कभी भी अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा V इज इक्वल टू आई आर का, तो V कितना है, फर्स्ट इक्वेशन में V कितना है, 2 है, सेकंड इक्वेशन मतलब करंट कितना है, 5 है, और ये हो जाएगा R। सो 2/5 इज इक्वल टू R। R की वैल्यू कितनी आएगी, 0.4, है ना। सिमिलरली अगर मैं 4 वोल्ट इज इक्वल टू 10 एम्पियर लूं, सो V कितना है, 4 है, I कितना है, 10 है, मेरे को R निकालना है, सो 4/10 दैट इज अगेन 0.4। तो आप नोटिस करो कि मेरा R हमेशा कांस्टेंट है, हमेशा R मेरा कांस्टेंट है। कब? जब मैं ओम्स लॉ का इक्वेशन फॉलो कर रहा हूं कि टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। क्योंकि देखिए बेसिकली होगा क्या, अगर आप वायर में से करंट पास करोगे तो आपका करंट होगा जिसके कारण वायर थोड़ा गर्म हो जाएगा। अगर वायर का टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और अगर रेजिस्टेंस चेंज हुआ तो आपका ओम्स लॉ का इक्वेशन वैलिड नहीं होगा। ओम्स लॉ का इक्वेशन तभी वैलिड है जब मेरा रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, मेरा इक्वेशन तभी वैलिड है, अदरवाइज इट्स नॉट वैलिड। और इसलिए आपको पता होगा, जब मैं ओम्स लॉ का इक्वेशन निकाला था, मैंने यहाँ पर बोला था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और यहाँ पर मैंने V इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू I लिखा था, और इसी कांस्टेंट को मैंने रेजिस्टेंस बोला था, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट होती है ओम्स लॉ में। ठीक है, समझो। सो अगर आप इसको एक्चुअली, अगर आप मान लीजिए अगर आप लैब में जाओगे ना, और लैब में जब आप इस रीडिंग को लोगे ना, तो पता है क्या रीडिंग आएगा आपको। मैं आपको एक बस बता देता हूँ, आप इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से। ओके, ठीक है, अब देखिए अगर आप इसको लैब में लोगे ना, तो पता है आप 2 वोल्ट का लगाओगे तो हो सकता है आपको पहली बार में करंट 5 एम्पियर आ जाए, बट जब आप 4 वोल्ट का लगाओगे 10 एम्पियर नहीं आएगा, वो आएगा समथिंग 9.8 एम्पियर। फिर आप 6 वोल्ट का लगाओगे, करंट और बढ़ेगा तो वायर और गर्म होगा, मतलब टेम्परेचर ज्यादा हो गया, मतलब रेजिस्टेंस और चेंज हो जाएगा। तो ये 6 वोल्ट का मेरे को 15 एम्पियर नहीं मिलेगा, मेरे को और कम मिलेगा, हो सकता है मेरे को 13.6 मिले। और जब मैं 8 वोल्ट का लगाऊंगा, हो सकता है मेरे को 20 भी ना मिले, मेरे को ये 14 एम्पियर मिले। अगर आप अभी इसमें V इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मुला लगाओगे तो यहाँ पर आपको R 0.4 मिलेगा, बट यहाँ पर अगर आप V इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मुला लगाओगे आपको 0.4 बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको 0.4। ठीक है, समझो, आपको 0.4 नहीं मिलेगा, आपको उससे ज्यादा मिल सकता है। ठीक है, अगर आप 4 डिवाइडेड बाय 9.8 करोगे
सो दैट्स 40 डिवाइडेड बाय 98, इसको अगर आप लोग सिंप्लीफाई करोगे तो 4 10 जा 40 हो जाएगा, और 4 से नहीं जाएगा, सो 2 20 जा 2 4 जा 8 49, सो 49 डिवाइडेड 20/49 को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको जाहिर सी बात है जो आपको आंसर है वो हो सकता है शायद आपको 0.4 से ज़्यादा है, क्योंकि करंट कम हो गया ना, दैट्स व्हाई आपको 0.4 से ज़्यादा आएगा। तो बेसिकली जब आप रेजिस्टेंस को, तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो कि मेरा यहाँ पर कुछ और वैल्यू आएगा, यहाँ पर कुछ और वैल्यू आएगा, यहाँ पर कुछ और वैल्यू आएगा। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि मेरा वायर गर्म हो गया, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि ओम्स लॉ में ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड को भी पता है कि यार यही ओम्स लॉ में एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हम एक बहुत बड़ा अजम्पशन लेते हैं। ठीक है, तो इस चीज को मत भूलना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये हमने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ लिया, और अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फैक्टर्स के बारे में पढ़ लिया हमने। चलो, तो मैं इसको जनरली एक समराइज कर देता हूँ, इस चीज को साइड में लिख दूंगा मैं। तो यहाँ पर मैंने 3 चीजें पढ़ी, मैंने 4 चीजें पढ़ी। एक मैंने पढ़ा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, मैंने एक चीज पढ़ा आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, मैंने पढ़ा कि ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। ठीक है, डिपेंड्स लिख देता हूँ यहाँ पर, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। और जो चौथी चीज है वो है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैं पहले 2 इक्वेशन को कंबाइन करूंगा। तो मेरा पहला इक्वेशन है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, और जो दूसरा इक्वेशन है वो है आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। अगर मैं दोनों इन इक्वेशन को कंबाइन कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। अगर मेरे को प्रोपोर्शनलिटी साइन हटानी है तो मैं यहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस करूंगा, मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करूंगा जिसको मैं बोलता हूँ रो। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को हम लोग बोलते हैं रो, प्रोनाउंस करते हैं रो। और इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर इसका एक और नाम है रेजिस्टिविटी। एनसीईआरटी वाले आप लोग रेजिस्टिविटी याद रखना, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है। और आईसीएसई वाले आपको दोनों है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी, रेजिस्टिविटी। कभी आपको क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी बोला जाएगा, कभी आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला जाएगा। ठीक है, तो आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए, बट एनसीईआरटी आप रेजिस्टिविटी सच याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये जो रो, ये जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर मैंने यहाँ पर एक कांस्टेंट लेकर आया, इस कांस्टेंट को हम लोग रो बोलते हैं। तो ये रो L/A हो जाएगा, रो L/A। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, R इज इक्वल टू रो L/A। ठीक है, चलिए इसके हम थोड़े यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ R को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, और जैसे कि आपको पता है रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम्स। ओम्स, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं OHMS, ओम्स बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद L का मतलब होता है लेंथ ऑफ वायर, जिसका यूनिट होता है मीटर। ठीक है, A होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसका एरिया का तो आपको यूनिट पता ही है क्या होता है, वो होता है मीटर स्क्वायर, है ना। अब हम बात करते हैं भाई इसका यूनिट क्या होता है। बड़ा सिंपल है, फिजिक्स की यही तो खासियत है, आप लोग इसमें यूनिट पता कर सकते हो कि इसका यूनिट क्या है। अब कैसे पता करोगे, आर क्या होता है, ओम होता है, रो का यूनिट निकालना, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। ये गया, ये गया, ये इधर जाएगा तो कितना होगा, ओम मीटर इज इक्वल टू रो। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, ओम मीटर। तो ये जो चीज होती है ना, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, और इसका यूनिट होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। ठीक है, समझ गए। सो इसको नोट डाउन कर लो, R इज इक्वल टू रो L/A। ओके, देखिए ये जो मैंने R इज इक्वल टू रो L/A, ये जो भी चीजें मैंने बताई, ये मैंने बेसिकली एक वायर के बारे में बताया, है ना। वायर के बारे में बताया आपको मैंने। अब वायर नॉर्मली सर्कुलर सेक्शन का होता है, या सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का होता है, बराबर है, जिसको अगर आप बीच में से कट करोगे तो वो आपको सर्कल दिखाई देगा। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा बेसिकली वो होगा एरिया ऑफ सर्कल, जो होता है πr²। ठीक है, तो जब हम ये फॉर्मूला लिखे, जब हम ये फॉर्मूला करते हैं ना, R इज इक्वल टू रो L/A, ये जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम 98% टाइम हम लोग इसको एक वायर के लिए लेते हैं, जो एक सर्कुलर वायर होता है। शायद ही हमने से किसी ने रेक्टेंगुलर वायर देखा हो, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग एक सर्कुलर वायर कंसिडर करते हैं, जिसमें हम अज्यूम करते हैं कि ये जो एरिया है ये πr² है। तो आपको कभी कभी क्वेश्चन में बोला जाता है
कि एक वायर है जिसका जिसका रेडियस आपको दिया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर इसका एक रेडियस दिया होगा, कुछ भी दे सकते हैं, लाइक 2 सेंटीमीटर अगर इसका एक रेडियस दिया है, और वायर का जो लेंथ है वो दिया हुआ है लेट्स से 2 मीटर, और इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो जो दी हुई है, जो भी हो सकती है, मान लो उन लोगों ने दी है 1.6 इंटू 10⁻⁹ ओम मीटर, और आपको आर निकालने के लिए बोला हो। तो बस कुछ करना नहीं है, इसको बस इस वैल्यू में पुट करना है। तो आप करोगे कैसे, देखिए एक बार, आर इज इक्वल टू, रो की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू एल कितना है 2 मीटर, और इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि ये मीटर में है और ये मीटर में, तो 2 सेंटीमीटर मतलब कितना होता है 2/100 मीटर। ये जब ऊपर जाएगा तो ये कितना होगा, आर इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹। अच्छा सॉरी, ये दिस इज रेडियस, माय बैड, सॉरी इसमें, अच्छा ठीक है, ओके मैं एक चीज करना भूल गया ना। आपको एरिया, ठीक है, ये अपॉन ए है। अब एरिया क्या होता है, एरिया इज बेसिकली पाई आर स्क्वायर, है ना, एरिया इज पाई आर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है, एरिया हो जाएगा, अब क्वेश्चन में देखो दिया होता है, अगर आपको 22/7 लेना है या 3.14 लेना, आपकी मर्जी, आप जैसा लेना चाहो, ठीक है। तो ये मैंने 22/7 ले लिया, और रेडियस कितना है, रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो मैं इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करूंगा। तो कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्जन क्या होता है, आप डिवाइड बाय 100 करते हो, है ना। अगर मेरे को अगर कोई सेंटीमीटर वाली चीज है, अगर इसको मेरे को मीटर में करना है, तो मैं सिंपली उसको डिवाइड बाय 100 कर दूंगा, तो मेरा आंसर मीटर में आ जाएगा। और अगर मेरा कोई भी आंसर मीटर में है, अगर मेरे को उसको सेंटीमीटर में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, उसको सिंपली इंटू 100 कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को सेंटीमीटर में ना, तो इसको मीटर में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय 100। सो 22/7 इंटू 2/100 इंटू 2/100। तो यहाँ पर एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ पर एरिया आ जाएगा 22/7 इंटू 2/100 इंटू 2/100। और इसके बाद नॉर्मल मैथ्स कर देना, इसको ऊपर लेकर जाओ, और फिर 2 कट हो जाएगा, और बाद में इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, समझ गए। तो ये क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, जस्ट सिंपल है, इसमें डायरेक्टली आपको वैल्यूज पुट करनी है, और जस्ट मेक श्योर करना है कि जो कन्वर्जन है वो सेम है, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दिस फॉर्मूले, इस पे हम लोग 2-3 न्यूमेरिकल बाद में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बट जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अभी क्लियर हो जाना चाहिए, स्पेशली आर क्या बोलते हैं, एल क्या बोलते हैं, ए को क्या बोलते हैं, रो को क्या बोलते हैं, और इनके यूनिट्स के बारे में, ठीक है। इनमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ हम लोगों ने चार चीजें पढ़ी थी। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, और उसमें से हमने 2 चीज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है। ओके, अब मान लीजिए आपके पास एक वायर है, ठीक है, आप दुकान में गए, और दुकान में जाकर आपने एक कॉपर वायर लेकर आए। ये कॉपर वायर मान लीजिए 1 मीटर की है, ठीक है। ओके, ऐसे आप वायर लेकर आ गए, आपको कुछ छोटा सा एक या लैम्प को एक वायर कनेक्ट करना था, आपको एक्सटेंशन बोर्ड बनाना था। बट आपका जो दोस्त है वो दुकान गया, और वो सेम वायर लेकर आया 2 मीटर की, 2 मीटर की सेम वायर लेकर आया ना। आपने फिजिक्स पढ़ा है, तो आप बोलोगे कि 2 मीटर वायर की हमें जरूरत नहीं है, बट वो बोलेगा कि यार ले 2 मीटर वायर से क्या होगा, बस वायर लंबा ही तो हो जाएगा, और एक्स्ट्रा तुम उसको और कहीं दूसरे रूम में लेकर जा सकते हो, है ना, अगर एक्सटेंशन बोर्ड होगा तो। बट आप बोलोगे नहीं, मेरे को 2 मीटर वायर नहीं चाहिए। क्यों मेरे को नहीं चाहिए? बिकॉज आपको पता है कि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है अगर लेंथ बढ़ता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है अगर लेंथ बढ़ता है तो, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि नहीं, मुझे वायर नहीं चाहिए, और ऑब्वियसली बात है कॉस्ट भी बढ़ता है, बट मेरा लेंथ अगर लंबाई बढ़ जाती है तो मेरा रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं एक शॉर्ट वायर यूज करूंगा जिसका रेजिस्टेंस कम हो। ओके, ठीक है। फिर तो आपको बेसिकली ये पता था, क्योंकि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, जितना वायर कम होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, और जितना वायर लंबा होगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए, ये तो आपको पता था, ठीक है। आप गए दुकान में, और आपने एक वायर लेकर आए, थोड़ी मोटी सी वायर लेकर आए, थोड़ी मोटी सी वायर लेकर आए। बट आपका जो दोस्त है, इस बार आप अच्छा ठीक है, इस बार आप दुकान में गए, और दुकान में जाकर आपने एक थोड़ी मोटी वायर लेकर आए 1 मीटर की। आपका दोस्त ने बोला ठीक है भाई, तूने लास्ट टाइम मेरे को 1 मीटर बोला था, मैं 1 मीटर लेकर आऊंगा, बट वो पतली वायर लेकर आया 1 मीटर की। बट फिर भी आप बोलोगे नहीं, मैं तुम्हारा वायर बिल्कुल नहीं यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है जब मोटा चीज रहता है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो कर पाते हैं, क्योंकि ज्यादा है ना यार, ये मैंने बताया था ना, जितना ज्यादा होगा एरिया उतना इजीली फ्लो कर पाएगा, है ना।
तो अगर इसका एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन्स को कम मिलेगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक चीज कम हो रही है दूसरी चीज बढ़ रही है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें एरिया बहुत कम है ना, तो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा मिलेगा, दैट्स व्हाई R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ चीजें करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ सिचुएशंस को पढ़ेंगे। ये वाले जो सिचुएशंस है आईसीएसई वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके टेक्स्ट बुक में ऐसे बहुत सारी वेराइटीज हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एक वायर है, इस वायर का लेंथ L है और इसका एरिया A है। आपने इस वायर को खींच दिया, आपने क्या किया, आपने इस वायर को खींच दिया। तो जब आप वायर को खींचोगे तो क्या होगा, वायर को जब आप खींचोगे तो ये खींच जाएगा ना, आपने इतने सी वायर को इलोंगेट कर दिया ना, और आपने इसका जो लेंथ है मान लो इसको आपने किया 2L, आपने इसका लेंथ को जो है वो किया 2L, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाता है A/2। देखो भाई बहुत ही लॉजिकल चीज है, आप इमेजिन करो आपके पास एक च्युइंगम है, अगर च्युइंगम को मैं खींचूंगा तो क्या होता है, च्युइंगम पतला होता जाता है, च्युइंगम लंबा भी होगा और पतला भी होगा। तो उसी तरह अगर आपका वायर L है, अगर आपने इसको 2L किया है तो आपका एरिया जो है वो A/2 हो जाता है। सिमिलरली अगर ये वायर जो L है, अगर आपने इसको 3L किया है, क्या कितना किया, 3L किया है, तो एरिया कितना हो जाएगा, A/3। सिमिलरली अगर आपने वायर को 4L किया है, कितना किया, 4L, तो एरिया कितना हो जाएगा, A/4। और अगर मान लीजिए आपने इस वायर को हाफ किया है, हाफ मतलब कट नहीं किया है, आपने इसको इसके ऊपर फोल्ड किया है, तो और अगर मान लो ये फोल्ड होकर थोड़ा मोटा हो गया तो ये हो जाएगा L/2 और इसका एरिया हो जाएगा 2A। आपने मान लीजिए इसको 3 बार फोल्ड किया है तो इसका जो लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा L/3 और इसका एरिया हो जाएगा 3A। ठीक है, समझ गए। तो जब क्वेश्चन में अगर बोला है उसको हमने स्ट्रेच किया है इन सच अ वे दैट द लेंथ इज 2L, तो एरिया हो जाता है A/2। अगर 3L है तो A/3 हो जाएगा, और अगर 4L है तो एरिया हो जाएगा A/4। सिमिलरली अगर एक वायर है, उस वायर को आपने उसके ऊपर लपेटा है तो लेंथ हो जाएगा हाफ, हो जाएगा L/2, एरिया हो जाएगा 2A। और अगर आपने इसको 3 बार लपेटा है तो वो हो जाएगा L/3 और एरिया हो जाएगा 3A। ठीक है, चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए ठीक है, हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसी से रिलेटेड। हमको पता है फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। ठीक है, ओके। अब मान लीजिए एक वायर है जिसका आपको बोला है लेंथ L है, और इसका रेजिस्टेंस जो है वो है लेट्स से 20 ओम्स। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है हमने वायर को स्ट्रेच कर दिया, वायर हैज बीन स्ट्रेच्ड टू 2L, मतलब इसको मैंने 2L स्ट्रेच कर दिया। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दें, मैं यहाँ पर लिखा रहा हूं उसको। इसका मतलब होगा आपके पास एक वायर था जिसका लेंथ L था, उसका रेजिस्टेंस 20 ओम्स था। अब आपने वायर को कितना कर दिया, आपने वायर को 2L कर दिया, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा, है ना, और इसका एरिया तो A था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, हमेशा याद रखना, कभी भी आपको, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो मैथ्स हो, कभी भी आपको कुछ क्वेश्चंस में ऐसा बोला गया है कि एक वायर को हमने स्ट्रेच करके दुगना कर दिया है, या 3 टाइम्स कर दिया है, या इसको अगर हमने इतने से बढ़ा दिया, अगर इस प्लैनेट पर अगर G इतना कम हो गया तो वो कैसे वेरी करेगा। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, हमेशा याद रखना, उसमें हम हमेशा रेशियो लेते हैं, क्योंकि वो हमारा काम बहुत इजी बना देता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, R इज इक्वल टू रो इंटू L/A होता है फॉर्मूला। तो यहां पर इसका रेजिस्टेंस कितना है, 20 है। रो ही लिखूंगा मैं। ये रो के बारे में हम थोड़ा सा भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये रो बेसिकली होता है क्या, एक्चुअली मैंने क्वेश्चन आपको ये इसीलिए दिया ताकि मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, ओके, रो लिख दिया, इनटू लेंथ कितना है इसका, L है, ठीक है, और एरिया कितना है इसका, A। अब जाहिर सी बात है, आपने वायर को स्ट्रेच कर दिया तो लेंथ भी बढ़ गया और एरिया भी कम हो गया, तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, डेफिनेटली चेंज होगा, बट कितना चेंज होगा देखते हैं। मुझे नहीं पता रेजिस्टेंस कितना है, मैं R लिख रहा हूं, रो लिखूंगा इनटू वायर कितना है 2L हो गया ना, तो ये हो जाएगा 2L, और एरिया कितना है A/2 है, तो ये कितना हो जाएगा A/2। ठीक है, अब होगा क्या, ये इससे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा,
है ना। तो ये कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए होल डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू रो इंटू 2L इंटू 2 अपॉन ए, है ना। ये और ये कैंसिल हो गया, ये L और ये L कैंसिल हो गया। फिर आप सोचोगे ठीक है क्या ये रो और ये रो भी कैंसिल होगा, हाँ ये रो और ये रो भी कैंसिल होगा। और ये रो और रो क्यों कैंसिल होगा आपको मैं जस्ट इसके बाद बताऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास बचता क्या है, आपके पास बचता है 20 अपॉन आर इज इक्वल टू, यहां से पूरा कट गया तो ये 1 डिवाइडेड बाय 1 हो गया होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर कितना होगा 2 2 4 डिवाइडेड बाय 1। तो ये इससे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आंसर कितना आएगा 20 अपॉन आर इज इक्वल टू 1/4। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आर कितना आएगा 80 ओम्स। मतलब इस वायर का जो रेजिस्टेंस है, मतलब अगर आपने इस वायर को 2L कर दिया तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो 80 ओम्स हो जाएगा, अगर वो 20 ओम्स का था तो पहले, ठीक है, समझ गए। तो ये होता है, तो इसके क्वेश्चन हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। मैं चाहूंगा आप लोग कुछ ट्राई करो, कुछ क्वेश्चंस। R 20 ओम्स दिया, L है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। सबसे पहला है व्हेन द वायर हैज बीन स्ट्रेच्ड टू 3L, और दूसरा है व्हेन वायर हैज बीन व्हेन द लेंथ ऑफ वायर is reduced to L/3। आप इसको ट्राई कीजिए, ठीक है, ये दो क्वेश्चन ट्राई कीजिए और इसका आंसर बता दीजिए। ओके चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं इस चीज के बारे में कि ये भाई ये कौन सी खेत की मूली है, ठीक है। इस हम रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं। नाउ रेजिस्टिविटी होता क्या है, ठीक है। रेजिस्टिविटी होता क्या है, देखिए मैंने R बताया आपको, R रेजिस्टेंस होता है, और मैंने बताया रो मतलब होता है रेजिस्टिविटी, या फिर इसको कुछ कुछ लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या है, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। ये जो चीज है ना, ये डिपेंड करता है, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। मतलब मान लीजिए आपके पास मैंने 3 वायर दिए हुए हैं, एक है कॉपर, आप चलो ठीक है, मैं एक वही सिचुएशन लेता हूँ, ये सिल्वर है और ये आयरन है, ठीक है। आप दुकान में गए और आपने दुकान वाले को बोला कि भैया मुझे एक वायर चाहिए, मुझे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना है उसमें से। उसने बोला ठीक है ये 3 वायर है, आप इसमें से कोई भी लेकर जाओ। अब आप कंफ्यूज हो जाए कि यार मैं कौन सी इसमें से बेस्ट वायर कौन सी लूँ, मैं क्या कॉपर लूँ, सिल्वर लूँ, आयरन लूँ, कौन सी लूँ। तो आप बोलोगे कि ठीक है, हमको तो नीलेश ने बताया था कि यार R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, तो जो वायर सबसे छोटा है आप वही दिखाइए क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो बोलेगा भैया सबके लेंथ एक ही है, सबके लेंथ एक ही है, एक ही लंबाई के सब। फिर आप बोलोगे ठीक है यार मोटापा देख लेते हैं हम लोग, उसने बोला भाई सबके थिकनेस भी एक ही है। तो अभी आप दुविधा में पड़ जाओगे यार करना क्या, सिलेक्ट कैसे करना है। तब यहाँ पर आता है रेजिस्टिविटी, तब वहां पर आता है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी हर एक मटेरियल के लिए अलग होता है, ठीक है, हर एक मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी अलग होता है। तो सिल्वर का जो रेजिस्टिविटी होता है ना वो सबसे कम होता है। आप अगर आपके टेक्स्ट बुक में जो टेबल्स है वो देखोगे, उसमें आप नोटिस करोगे कि जो सिल्वर का जो रेजिस्टिविटी होता है ना वो सबसे कम होता है। रेजिस्टिविटी कम होता है, इसका मतलब ये होता है कि सिल्वर का रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, और उसी बेसिस पर मैं इसको खरीद लूंगा कि हाँ भाई ये सबसे बेस्ट है क्योंकि इसमें करंट बहुत इजीली फ्लो होगा। क्यों इजीली करंट फ्लो होगा, क्योंकि हमको पता है ना V/I इज इक्वल टू R होता है। तो जिसका रेजिस्टेंस कम है उसमें करंट ज्यादा फ्लो होगा, उसमें करंट ज्यादा फ्लो होगा। तो जाहिर सी बात है मैं सिल्वर लूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ इसमें करंट ज्यादा फ्लो। आयरन नहीं लूंगा भाई मैं, क्यों, क्योंकि आयरन का रेजिस्टिविटी थोड़ा ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, और अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम फ्लो होगा। तो मैं ये क्यों लूंगा अगर मेरे को एक वायर बनाना है तो, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी मुझे ये बताता है, रेजिस्टिविटी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई वायर पतला है, मोटा है, छोटा है या लंबा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको बस फर्क पड़ता है कि मटेरियल कौन सा है। तो जैसे मान लीजिए अगर मैंने आपको बोला है कि भाई एक दो वायर है, एक वायर ये कॉपर है और एक और वायर है ये कॉपर है, ठीक है, दोनों कॉपर है। अगर मैं इसकी पूछूं कि इसकी रेजिस्टिविटी और इसकी रेजिस्टिविटी का रेशियो क्या है, मतलब मान लो अगर मैं बोलता हूँ ये वायर नंबर 1 है और ये वायर नंबर 2 है, और अगर मैंने पूछा रेजिस्टिविटी ऑफ 1:2 रेजिस्टिविटी ऑफ 2 कितना होगा, तो आंसर क्या होगा 1:1। क्यों, क्योंकि रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करता है, समझ रहे हो, मटेरियल कौन सा है। अगर दोनों कॉपर है तो 1:1 होगा। इसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता
रेजिस्टिविटी को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि भाई वायर मोटा है, पतला है, छोटा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसको फर्क पड़ता है, इसको बहुत फर्क पड़ता है। इसको फर्क पड़ता है कि अगर वायर लंबा है, इसको फर्क पड़ता है अगर वायर मोटा है या पतला। रेजिस्टेंस को फर्क पड़ता है क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ और एरिया पर। रेजिस्टिविटी बिल्कुल नहीं डिपेंड करता। रेजिस्टिविटी सिर्फ इस पर डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन सा। तो यहां पर मैंने क्या किया था, यहां पर मैंने एक ही वायर लिया था, जो भी मान लो कॉपर का वायर था। इसी कॉपर के वायर को मैंने स्ट्रेच किया था, इसी कॉपर के वायर को मैंने क्या किया था, स्ट्रेच किया था। तो भाई साहब वायर तो कॉपर ही है ना, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर ही लिखूंगा, यहाँ पर भी रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर ही लिखूंगा, है ना। तो जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा, इसके रेजिस्टिविटी से, तो वो कॉपर ही होगा ना। तो इसलिए ये कॉपर और ये कॉपर कैंसिल हो गया था, इसलिए मेरे को लिखना पड़ा 20/r इज इक्वल टू L/A होल डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू L इंटू 2/A, जो ये कैंसिल होकर कितना बचा था, 20/r इज इक्वल टू 1/4, जिसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 80 ओम्स आया था। ठीक है, समझ गए। तो ये वाली चीजें होती है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का मतलब ये होता है, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। रेजिस्टिविटी बेसिकली आपको ये बताता है कि मटेरियल का रेजिस्टेंस कम है या ज्यादा, बस वो उतना ही बताता। ठीक है, जैसे अगर आपने टेबल में देखोगे, टेबल में आप नोटिस करोगे कि टेबल चाहे वो सीबीएसई हो या आईसीएसई हो, उन लोगों ने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। सबसे ऊपर लिखा है कंडक्टर, फिर बीच में लिखा है एलॉय, और उसके बाद लिखा है इंसुलेटर। आप नोटिस करोगे इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी जो है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है ना। इंसुलेटर का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, मतलब वो करंट ही पास नहीं करता। और आप देखना कंडक्टर का रेजिस्टिविटी सबसे कम है, क्यों, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस सबसे कम है, क्योंकि करंट को बहुत अच्छी तरह से फ्लो होता है। एलॉय इनके बीच में, एलॉय इनके बीच में आता है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। ठीक है, तो आप टेबल को पैटर्न फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा। सबसे ऊपर जो है आई थिंक वो कंडक्टर में है सिल्वर, और इंसुलेटर में जो सबसे लास्ट में है आई थिंक वो है पेपर। ठीक है, चलिए तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, जो रेजिस्टिविटी के बारे में मैंने लिखा है, एंड लेट्स डू 1 और 2 क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस थिंग। ठीक है, चलिए। ओके, मान लीजिए आपके पास एक वायर है, ठीक है, और इस वायर का लेंथ है L और इसका एरिया है A। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेशियो of the resistance if wire is stretched to 4 times its length। मतलब आपने अब इस वायर को इसके लेंथ के 4 गुना, मतलब अगर L था तो आपने इसको 4L कर दिया। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस, ये पहला पार्ट है। और दूसरा है कंपेयर देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंपेयर देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए वायर L है, इसको मैंने स्ट्रेच कर दिया। तो अगर मैं एक वायर को स्ट्रेच करूंगा तो ये पतला हो जाएगा, ये हो जाएगा 4L, और एरिया कितना हो जाएगा A/4। ठीक है, तो इसका R ले लेते हैं, मान लीजिए इसका R हम लोग ले लेते हैं, R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। ठीक है, और इसका R जो है वो मुझे पता नहीं है, तो मैं इसको मैं एक R डैश बोल देता हूँ, इज इक्वल टू रो इंटू लेंथ कितना है 4L है, और एरिया कितना है A/4 है। देखिए बहुत इजी मैथ्स होता है, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिए इसको। तो हम करेंगे क्या, ये 4 सबसे पहले ऊपर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा R/R डैश इज इक्वल टू रो इंटू L/A होल डिवाइडेड बाय रो इंटू 4L/A, और ये 4 ऊपर गया तो ये इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये A गया, ये A गया, रो गया, रो गया, L गया, L गया, तो आपके पास बेसिकली आंसर क्या आएगा R/R डैश इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 होल डिवाइडेड बाय 16/1, है ना। ये 16 वापस इससे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास R कितना आएगा R/R डैश इक्वल टू 1/16, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा R डैश इक्वल टू 16R। इसका मतलब है जो नया रेजिस्टेंस है, दैट मीन्स द न्यू रेजिस्टेंस इक्वल टू का मतलब होता है इज 16 मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई को हम लोग लिखते हैं टाइम्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस, क्योंकि R क्या था, R ओरिजिनल रेजिस्टेंस था ना। इसका रेजिस्टेंस क्या था, इसका R यहाँ पर क्या था, R यहाँ पर ओरिजिनल रेजिस्टेंस था, ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ठीक है, सो न्यू रेजिस्टेंस इज 16 टाइम ओरिजिनल रेजिस्टेंस।
ऐसे फाइंड करना है उसको, ठीक है। तो पहला पार्ट इसका हो गया। दूसरा पार्ट क्या है, कंपेयर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पर मटेरियल कौन सा था, देखो क्या बोला क्वेश्चन में, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस इफ द वायर इज स्ट्रेच्ड, मतलब इसी वायर को मैंने स्ट्रेच किया, बट वायर का मटेरियल तो सेम ही है ना। आप कोई भी मटेरियल ले लो यार, इसका कॉपर आयरन जो लेना है लो, आप इसको कोई भी ले सकते हो आप। इसको मैं फिलहाल अभी मैं अज्यूम कर लेता हूँ कॉपर है, ठीक है। तो स्ट्रेच करने के बाद भी कॉपर ही तो रहेगा ना, थोड़ी ना सिल्वर हो जाएगा। तो इसका रेशियो, इसका इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना होगा, कॉपर का जो होगा और उसका भी कॉपर ही है, तो ये दोनों कैंसिल होकर आंसर क्या आएगा, 1:1 ही आएगा, क्योंकि दोनों का कॉपर का जो रेजिस्टिविटी होता है वो सेम ही होता है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करते हैं इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, मान लीजिए a wire of length L and area A has resistance 9 ohms. If the wire is tripled on itself, calculate the new resistance. तो बहुत सिंपल है, आप वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, बहुत सिंपल है। वायर का लेंथ L है और इसका एरिया A है, ठीक है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 9 ohms। अब मैंने क्या किया, वायर को मैंने ट्रिपल ऑन इट सेल्फ किया, मैंने वायर को ट्रिपल नहीं किया, मैंने वायर को 3L नहीं किया, मैंने वायर को, ये जो वायर है ना, इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया और इसको एक ऊपर लपेटा है, समझ रहे हो, मतलब समथिंग लाइक कैसे बताऊं आपको मैं, अगर एक वायर ये वायर है अगर, तो इसको मैंने ऐसे लपेटा और फिर इसको मैंने वापस ऊपर लपेटा, ठीक है, समझ रहे हो। तो आपने एक ऐसे मारा और वापस एक ऐसे मारा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे, ये आपने इसको ऐसे किया और ऐसे किया, तो ये कुछ इस तरीके से ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा कुछ दिखाई देगा आपको, सॉरी ये कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, एक मिनट, ऐसे, क्योंकि आपने इसको इसको फोल्ड कर दिया ना इसके ऊपर, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, इसका L/3 हो जाएगा और इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 3A हो जाएगा। बस अब मेरे को इन दोनों का मेरे को नया रेजिस्टेंस निकालना। फॉर्मूला क्या होता है, सबसे ओरिजिनल फॉर्मूला ये क्या होता है, R = ρL/A होता है। R कितना है, 9 है, रो इंटू L/A होता है, होल डिवाइडेड बाय, मुझे नहीं पता ना रेजिस्टेंस कितना है, तो मैं R लिखूंगा = रो इंटू L कितना है, L/3 है, और इसका एरिया कितना है, 3A है, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करूंगा मैं इसमें, क्या करूंगा देखिए, सबसे पहले तो मैं इसको इधर लेकर आ जाऊंगा, ठीक है, मैं इसको इधर लेकर आ जाऊंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9 = रो इंटू L/A होल डिवाइडेड बाय R = रो इंटू L/3 इंटू 3A, ठीक है। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये और ये गया, तो आपके पास बचा क्या है, आपके पास बेसिकली बचा है 9/R = 1 डिवाइडेड बाय 1 होल डिवाइडेड बाय 1/9। ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा, 9/R = ये इससे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9/1। अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो R = 9/9 रहेगा, जो मेरा आंसर देगा मेरे को 1। तो जाहिर सी बात है, अगर मैंने वायर के लेंथ को कम कर दिया तो मेरा रेजिस्टेंस भी कम हो गया। पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा, वायर को आपने लंबा कर दिया तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो गया, वो भी बढ़ गया, है ना। तो बस यही खासियत है रेजिस्टेंस की। ओके, चलिए, सो आज के लिए हम इतना रहने देते हैं, दैट्स इट फॉर द डे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा कुछ और चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, EMF के बारे में पढ़ेंगे, जो एक्चुअली CBSE को नहीं है बट ICSE को है, ठीक है। चलिए, और हम कोशिश करेंगे कि एक सेशन हम लोग सिर्फ इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में करें, ठीक है, सिर्फ इसके न्यूमेरिकल्स, जितने वेराइटीज हो सकते हैं उतने वेराइटीज इसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए, सो दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच।